फ्रेंड्स, इसके आगे हम पढ़ते हैं मराठास से। तो जो मराठास थे, सबसे पहले जब शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था छत्रपति के रूप में 1674 में, तब से हम इनका स्टार्टिंग मानते हैं। और 1818 में जब बाजीराव पेशवा, जो बाजीराव द्वितीय थे, जब वो हार गए, तब से मानते हैं मराठास का शासन एंड हो गया था। और जो मराठास थे वो मोदी स्क्रिप्ट यूज किया करते थे, और जो छत्रपति थे वो क्या किंग हुआ करते थे, जो पेशवा थे वो वजीर हुआ करते थे। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ है। तो जो बालाजी विश्वनाथ से सबसे पहले पेशवा, जो 1713 से लेकर 1720 तक रहे। उसके बाद कौन आया? बाजीराव फर्स्ट, 1720 से लेकर 1740 तक, जिसकी जो मूवी आपने देख रखी है बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं पे बाजीराव फर्स्ट। उसके बाद आए बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर 1761 तक हुए। उसके बाद आए माधवराव 1761 से 1772 तक। उसके बाद नारायण राव, जो इनके भाई थे, 1772 से लेकर 1773 तक। उसके बाद इनके बच्चे हुए माधव नारायण राव, उनकी इनकी मृत्यु हो गई थी 1774 से लेकर 95 तक। उसके बाद सबसे आखिरी पेशवा रहे बाजीराव सेकंड, जो कि 1796 से लेकर 1818 तक रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं जो पेशवास थे, इनका जो सेंटर था, इनकी राजधानी थी जो भी, तो पेशवास कहाँ थे? पुणे में थे। जो होलकर थे वो इंदौर, जो सिंधिया थे वो ग्वालियर में, जो भोसले थे वो नागपुर में थे दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में जो नागपुर है वो उनका सेंटर हुआ करता था। और जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा में थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं जो बैटल ऑफ पानीपत। तो 3 बैटल पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, जिसको फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में, जिसको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। सेकेंड हुआ हमारा 1556 में, जो कि अकबर और हुमायूं विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया। और थर्ड हुआ 1761 में, जो कि मराठाज और अहमद शाह अब्दाली, नजमुद्दौला और शुजा-उद-दौला, ये अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का किंग था, और ये अफ़गान दोआब रीजन का था, अफ़गान नजमुद्दौला, और ये अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। जो पानीपत मूवी आई है वो इसी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे आई हुई है दोस्तों। और इसको याद करने का जो ट्रिक है, अगर इसको तीनों को याद करने का, तो क्या है? बी हा मा, और ये हमारी इसकी ट्रिक है। और इसको इस तरह बी हा मा ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं एंग्लो मराठा वार। तो जो एंग्लो मराठा वार हुई, उसमें सबसे पहले एंग्लो मराठा वार हुई 1776 से लेकर 1782 के मध्य। और उस टाइम वारेन हेस्टिंग था गवर्नर, और उस टाइम ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई। सेकेंड 1803 से लेकर 1805 में वेलेजली उस टाइम था, और ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई। और थर्ड 1817 से 18 में जब मराठा शासन एंड हो गया, और उसमें लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम वो था। इसके बाद हम आ जाते हैं पंजाब में। तो पंजाब या इसको सिख एम्पायर बोलते थे, जिसको सरदार ए खालसा बोलते थे। तो इसको इस्टेब्लिश किया था महाराजा रणजीत सिंह ने 1780 से 1839 के मध्य उनका जीवन काल था। और ये कहाँ थे, किससे थे बिलोंग करते थे? सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। और इनकी 2 कैपिटल थी, एक लाहौर पॉलिटिकल कैपिटल थी, अमृतसर कल्चरल और रिलीजियस कैपिटल थी। 1809 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ पीस साइन की थी इंग्लिश ब्रिटिशर से, जिसमें रिवर सतलुज को बाउंड्री माना गया था ब्रिटिशर और सिख्स के बीच में। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कई साल तक आपस में कलह चलता है, फिर से दलीप सिंह को नए राजा बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ब्रिटिशर फिर इस ट्रीटी को तोड़ते हुए एनेक्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट वार हुआ था एंग्लो सिक्स के बीच 1845-46 में हुआ, हेनरी हार्डिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। और सेकेंड 1848-49 में हुआ, जिसमें डलहौजी जो उस टाइम आ रखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट कौन गया था? सतारा गया था, और सबसे लास्ट नागपुर गया था। ठीक है, आगे यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है एंग्लो अफगान वार, एंग्लो अफगान वार। तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा कब। जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था वो कब हुआ था? 1838 लेके 1842 के मध्य। सेकेंड हुआ हमारा 1878 से लेके 80 के बीच। और थर्ड हुआ हमारा जो वो 1919 के मध्य हुआ, एंग्लो अफगान वार। और एक एंग्लो बर्मीज वार भी हुआ
एंग्लो और बर्माज के बीच। तो एक कब हुआ, 1824 में हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम सीधे अब जो कंपनी रूल था और इसके बीच में क्या क्या हुआ था, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो कंपनी रूल था 1773 लेकर 1858 तक। उसके बाद क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया 1858 से 1947 तक। तो इसमें कौन कौन से एक्ट आए, सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, और उसके बाद सबसे लास्ट चार्टर एक्ट आया 1853 में। 1857 में फिर से क्रांति हो गई, उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में, फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया, फिर से मॉर्ले मिंटो एक्ट आया 1909 में, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया। उसके बाद आया हमारा अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स ऑफर आया 1942 में, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, माउंट बेटन प्लान आया 1947 में जिसके थ्रू हमें आज़ादी मिली, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं जो कंपनी का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का क्या था। तो 1600 में 31 दिसंबर 1600 को कंपनी फॉर्म हुई थी और उसको ट्रेडिंग राइट मिला था 15 साल के लिए। फिर से 1615 में उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए क्वीन ने वो दे दिया कि आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी जिससे इसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं कंपनी को, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध या 1765 जो बक्सर का युद्ध होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। इसके बाद हमने ऊपर पढ़ा था कई सारे चार्टर एक्ट्स आए, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, ये हमारे आगे चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला उसके बाद सबसे पहले रेगुलेशन का आया 1773 में। उस टाइम क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 24 मेंबर थे, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम कौन था गवर्नर, उस टाइम वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था हमारा गवर्नर था, जो बंगाल का उस टाइम गवर्नर हुआ करता था। और वारेन हेस्टिंग कब से कब तक था, 1772 से लेके 1785 तक था उसका गवर्नर। तो बस वो 1772 से लेके 73 तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहा, और फिर से 1773 से लेके 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी जो 4+1 था, 4 नॉर्मल मेंबर था और एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई थी कलकत्ता में 1774 में, जिसमें 3 जज और एक चीफ जस्टिस का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो 3+1 है ये हमारी जो गवर्नर जनरल काउंसिल उसके बारे में बता रहा है कि उसमें क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 3+1 ही चलती रही। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया जिसमें 6 मेंबर होंगे टोटल, 2 ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे और 4 प्रिवी काउंसिल से होंगे। ठीक है, अब जो हमारे स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बंगाल वाले की, फिर से हमारे पास जो CAD जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये हमारे COD। उसके बाद BOC जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 मेंबर अभी बना, उसके बाद इंग्लैंड के PM और इंग्लैंड का पार्लियामेंट, ये हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, और जो COD था वो कमर्शियल मैटर्स को करता था, और जो BOC था वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखा करता था। ठीक है, उसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793, इसमें 3+1 वो बना रहा, और इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ वो किया गया था। फिर से 1813 में आया अगला, और ये हर 20-20 साल पे एक्ट आता था। तो सबसे पहले इसलिए देखें, सबसे पहले 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 73 के बाद फिर से 93 में आया, 1793 में, फिर से 1813 में आया, फिर से 33 में आया, फिर 53 में आया। ठीक है, फिर से 1813 में आया, इसमें भी सेम जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो सेम बनी रही, और इसमें क्या था, कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो ट्रेडिंग की अभी तक मोनोपोली दे रखी थी उसको एंड कर दिया गया। बस 2 चीज़ें छोड़ रखी थी, क्या, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेडिंग टी, ये 2 मोनोपोली अभी बनी हुई थी, जिसको कि नेक्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1833 वाला आया जिसमें
क्या कि गवर्नर जनरल काउंसिल में एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया, और ये जो एक नया मेंबर ऐड हुआ ये कौन था? लॉ मेंबर था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो दो एक्सेप्शन जो पहले दे रखे थे, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, इस दोनों को भी ख़त्म कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो इस टाइम, उनका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उस टाइम पे विलियम बेंटिंक था, जो कि 1828 से 1835 टोटल टाइम था उसका। तो 1828 से 1833 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा, और 1833 से 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा। तो जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था विलियम बेंटिक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक। ठीक है, अब अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1853 में, जिसमें जो COD थी, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर थे, उसको 24 से घटा के 18 कर दिया गया। और जो ICS एग्ज़ाम था उसको ओपन कर दिया गया सभी के लिए। तो 1864 में सबसे पहले SN टैगोर ने प्रथम भारतीय बने जो कि ICS एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो 4+1 थे, उसमें 6 और नए मेंबर ऐड हो गए। उसमें 2 कहाँ से होंगे? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से, और 4 ICS होंगे। ये नया वो बन गया उसका। अब आगे हम देख लेते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी रेवेन्यू पॉलिसी। ये 3 इम्पॉर्टेंट उनकी रेवेन्यू पॉलिसी थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनका सिस्टम। एक था उनका परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम ज़मींदारी सेटलमेंट भी बोलते थे। ये लाया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये कहाँ मेनली था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तक था। इसमें लगभग 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो उस टाइम का था वो कवर होता था। और इसमें क्या होता था, कोई ज़मींदार को टोटल 10/11 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में दे देना होता था, और 1/10 हिस्सा अपने पास वो रख सकता था। इसको सनसेट लॉ भी बोलते थे, क्योंकि जो भी टाइम फिक्स होता था वो शाम को सनसेट के टाइम तक फिक्स होता था, सनसेट तक ही दे देना रहता था टैक्सेस कलेक्ट करके ज़मींदार को। दूसरा सिस्टम था रायट वारी। तो रायट मतलब होता है पीजेंट्स। इसको लाया था थॉमस मुंडो ने और अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में। और ये कहाँ था? मद्रास, बॉम्बे, सिंध, बेरार और जो पार्ट ऑफ आसाम है उसमें। और ये लगभग 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर करता था। ये सबसे ज़्यादा ब्रिटिश इंडिया को कवर करता था। जो सबसे लास्ट था वो क्या था? महालवारी सिस्टम, जिसको लाया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। और ये क्या था? इसको बोलते थे टेम्परेरी ज़मींदारी सिस्टम। ये कहाँ था? पंजाब, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न यूपी में था, जो कि लगभग 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर करता था। ठीक है दोस्तों, तो जो राइट वाली सेटलमेंट सिस्टम था वही सबसे अधिक ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा कवर किया करता था। लेकिन जो सबसे फेमस था वो कौन सा था? परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सेटलमेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये 10 मई 1857 को हुई थी, मेरठ में हुई थी। इसके कई सारे कारण थे, जैसे इकोनॉमिक कारण थे कि मिजरीज थी आर्टिसन की और हैंडीक्राफ्ट की, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा करते थे। पॉलिटिकल काजेज था कि जैसे इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इससे लोगों के अंदर अलग गुस्सा था। जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट 1856 में, कैनिंग 1856 से 62 के मध्य उसने लेके आया था जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट, जिसके कहीं पर भी किसी की पोस्टिंग कहीं हो सकती थी। 1856 प्रिंस फखरुद्दीन की डेथ होने के बाद हाउस ऑफ मुगल्स में भी वो हो गया था, कोई था नहीं आगे वो करने वाला। सोशियो रिलीजियस कॉजेज, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसको लेक्सी लोकाया एक्ट आया, जिसके अंडर क्या था दोस्तों कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसको सीज नहीं कर सकते, जो जैसे उसके जो फादर्स हैं वो उसको प्रॉपर्टी से सीज नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते। सती रेगुलेशन एक्ट आया 1829 में बेंटिक के टाइम में। विडो रीमैरेज एक्ट आया 1856 में डलहौजी के टाइम में। और एक्ट 5 ऑफ 1843 जिसने स्लेवरी को इलीगल कर दिया था इंडिया में। तो इससे भी लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि ये तो लोगों के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा था अंदर। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम और इवेंट्स क्या क्या थे जो कारण बने। तो फर्स्ट अफगान वार हुआ था 1838 से 1842 के मध्य। ठीक है, इसके अलावा पंजाब वार भी हुआ था 1845 से 49। क्रीमियन वार हुआ 1854 से 56। संथाल रिबेलियन हुआ 1855 से 57। और उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट हो रखे थे, जैसे होम रिबेलियन हुआ था 1828 में आसाम में। कोल्ड हुआ था 1832 से 34 झारखंड में या छोटा नागपुर प्लेटिन में। संथाल 1855-57 राजमहल हिल्स में बिहार बंगाल में। और एक आजमगढ़ रिबेलियन हुआ था जिसको इंडियन रिबेल मैनिफेस्टो बोलते थे 1857 से जस्ट पहले 1857 में ही हुआ था।
इसके अलावा कुछ जो बंगाल 1764 में, बिल्डौर में 1806 में और बैरकपुर में 1825 में कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट पहले भी हो रखे थे। और जो बिल्डौर म्यूटनी थी इसको 1857 की क्रांति का वार्म अप इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको बलवंत राव फड़के के द्वारा हेड किया गया था, ठीक। और दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति थी ये मेरठ से स्टार्ट हुई 10 मई 1857 को, और फैली किसके एरिया कहाँ तक स्प्रेड हो गया था, नॉर्थ में पंजाब तक स्प्रेड था, और ईस्ट में बिहार, हम साउथ में जाएंगे तो नर्मदा रिवर के कोने तक, और हमारा वेस्ट में राजपूताना तक ये फैला हुआ था। और मेरठ से पहले 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में बहरामपुर में म्यूटिनी हुई थी फरवरी 1857 में। 34th नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर मंगल पांडे ने फायर कर दिया था, जो सर्जेंट था इसको, और इनको 6 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। और मेरठ में क्या 3rd नेटिव कैवलरी में 24 अप्रैल को रिफ्यूज कर दिया गया था कि इसमें जो जो बनी हुई हैं कटगेज बने हुए हैं उसमें ये फैल गया कि नहीं, सुअर और गाय के मांस से बना हुआ है, तो सबने मना कर दिया कि इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। 9 मई को क्या हुआ कि उसमें 85 को डिसमिस करके उनको 10 साल का जेल भेज दिया गया। 10 मई को इन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को रिलीज़ कर दिया और उसके बाद क्रांति प्रारंभ हो गई। अभी ये जो अलग अलग सेंटर थे और वहाँ कौन कौन वहाँ का लीडर था इसको हम देख लेते हैं। तो दिल्ली से लीड करते बहादुर शाह जफर और बख्त खान, और इसको 11 मई को स्टार्ट हुई थी, और इसको सप्रेस किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे जॉन निकोलसन, मेजर आउटरम और हडसन के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका लड़का बिजरिस कादिर, जिसको कोलिन कैम्पबेल ने सप्रेस किया था। कानपुर में नाना साहब और तांते टोपे। नाना साहब बाजीराव सेकंड, जो हमने पढ़ा था मराठा एम्पायर के लास्ट पेशवा थे, उनके अडॉप्टेड सन थे, और इसको भी कोलिन कैम्पबेल ने वो किया था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, जिसको ह्यूज रोज ने सप्रेस किया। आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जिसको विंसलो टेलर ने सप्रेस किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लीड कर थे, जो कि मद्रास के नेटिव रहने वाले थे, लेकिन जो आके फैजाबाद में आके बस गए थे, और उसको कर्नल नाइल ने सप्रेस किया। इलाहाबाद में लिकायत अली लीड कर रहे थे, जिसको भी कर्नल नाइल ने सप्रेस किया था। बरेली से खान बहादुर खान, जो कि रोहिलखंड के उसके पहले रूलर थे, और इसको विंसेंट आयर ने। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेनार्ड ने। मेरठ में कदम सिंह, आसाम में दीवान मनी रामदत्त, संबलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो दोस्तों 1859 के एंड होते होते ये पूरी तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से रीस्टैब्लिश हो गई थी। जो 1857 की क्रांति है उसको पूर्णतः दबा दिया गया था, और जून 1858 में जब ग्वालियर फोर्ट को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तब एक तरह से जो 1857 की क्रांति पूर्णतः एक तरह से समाप्ति की तरफ हो गई थी। 1857 की क्रांति में कमल और रोटी को इंडिपेंडेंट का सिंबल चूज किया गया था, और 1859 में दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी थी, जो कि नील म्यूटनी पर बेस्ड थी, जो कि नदिया गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ हुआ था। इसके बाद जो हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी जो 1857 की क्रांति पर आधारित है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई। सिपाही मुटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार के द्वारा। 1857, एस.एन. सेन के द्वारा। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, टी.आर. होम्स के द्वारा। कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। अब जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई फ्रेंड्स, उसके बाद एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया 1858 में। तो 1 नवंबर 1858 को क्वीन ने बोला कि क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन, कब, इलाहाबाद दरबार स्टेट में। उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। तो वो हुआ कि कंपनी का रूल अब से ख़त्म होता है और अब से क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा था BOC और COD थे, ये दोनों एबॉलिश कर दिए गए। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम कैनिंग, अब वो उसकी जगह वाइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और एक 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिसको हम इंडियन काउंसिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो जो देखिए पहले का स्ट्रक्चर क्या था, गवर्नर ऑफ ये बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास
उसके ऊपर गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी जो बंगाल की, और उसके बाद COD BOC और PM, और उसके ऊपर पार्लियामेंट क्राउन हुआ करता था। और फ्रेंड्स शायद मैंने पीछे आपको गलती से यहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल बोल दिया था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। अब 1858 के बाद क्या चेंजेज आए, ये 1858 के बाद क्या क्या चेंजेज आ गए, तो वहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की पोजीशन सेम रही, लेकिन जहाँ गवर्नर जनरल काउंसिल थे वहाँ वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ले लिया, और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जगह ले लिया इन्होंने, BOC और COD की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS ने ले लिया, और उसके बाद PM फिर क्राउन। 1859 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जिसको नील क्रांति, जिसपे दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था, ये बता दिया हमने। और 1860 में IPC होगा, इंडियन पेनल कोड आया। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें क्या 4+1 जो पहले जो चल रहा था वो, और उसमें 6 मेंबर और, जिसमें मिनिमम 6 मेंबर, 12 मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते थे। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, जो वायसराय थे उस टाइम, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। कौन कौन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीनों लोग को किया गया था, नॉमिनेट किया गया था इनके द्वारा। उसके बाद 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इस्टेब्लिश हुई, कहाँ, बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1866 में, और पंजाब में 1897 में। इसके अलावा 3 नई हाई कोर्ट बनी, कहाँ 1862 में, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है कब बनी थी, 1866 में बनी थी। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, लॉर्ड कैनिंग ने वो किया था कि ऑर्डिनेंस देने का पावर था इमरजेंसी के टाइम में, और जिसकी लाइफ क्या होगी, 6 मंथ होगी। 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट आया। 1863 में सत्येंद्र नाथ एसन टैगोर, जो पहले इंडियन बने, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करा था। उसके बाद हमारा आ गया 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, जिसमें जो पहले वाले जो मेंबर थे उसमें 5+1 जो कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और +6 की जगह अब टोटल 10, मिनिमम 10 मेंबर ऐड किए जा सकते थे, और मैक्सिमम 16 मेंबर ऐड किए जा सकते थे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आगे हम इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।